Good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of STAT. आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन हमारी बात हो रही है। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, ये ब्रैकेट में एक्स बार का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताया जा रहा है। दैट इज अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और इसी एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने डी आई माइनस डी बार भी लिखा था, आपको लास्ट टर्म की चीज अगर याद है तो लिखा था मैंने। ओके, अब हम अपनी कुछ कैलकुलेशंस पर बात करने जा रहे हैं। यही चीज मेरे सामने एक फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, which can also be written as summation of 1/n summation of fi di square minus d bar square। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। लिख लिए फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं कि एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले का चेंज आ कैसे रहा है। जैसे यहां पर हमने बात किया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये हमने डिफाइन किया। एक्स आई माइनस एक्स बार को मैं डी आई माइनस डी बार भी लिख सकता हूं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसको मैं इस फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो हमारे पास नोट है, दैट इज 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही है ना। दिस कैन बी रिटन एज 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बार एक्स आई प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने वर्कआउट किया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/n प्लीज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बार। देखो एक्स बार किसी भी चीज के लिए कांस्टेंट होगा, एफ आई एक्स आई प्लस एफ आई एक्स बार का स्क्वायर। Now this can be written as 1/n summation of
एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बार कॉमन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई प्लस एक्स बार स्क्वायर कॉमन समेशन ऑफ एफ आई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो कांस्टेंट होता है उसको हम समेशन से बाहर निकाल देते हैं, यही थंब रूल है ना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1/n से डिवाइड करो, मतलब n से डिवाइड करो। 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई n प्लस एक्स बार स्क्वायर। अब समेशन ऑफ एफ आई आपको क्या बताया था? ये बताया था ना कि ये n होता है। अब आप खुद ये देखें कि ये आपका एक्स बार है कि नहीं है। तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स बार का स्क्वायर मीन्स योर फाइनल रिजल्ट इज कम्स आउट एज 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही चीज हमने यहां यूज किया था। इसकी जगह पे ये पूरा लिखा है, देखो यही यूज किया था ना। अब जैसे आपने एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर एफ आई को ओपन किया है, आप अगर डी में ओपन करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, नोट करते हुए चले आगे। डन। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन था उसी तरीके से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है विद रिस्पेक्ट टू मीन। that will be standard deviation divided by। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है वेरिएंस। दिस इज योर सिग्मा स्क्वायर मींस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसको हम वेरिएंस ऑफ एक्स बार इस तरीके से भी लिखते हैं। Coefficient of variance is coefficient of standard deviation into 100। चले आगे। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द
standard deviation for the following observations or data. XI FI 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5. FI is 3, 7, 22, 60, 85, 32, 8. ये मुझे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मुझे या तो डी बार निकालना होगा या एक्स बार निकालना होगा। देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं, अब आप सोचने की कोशिश करना। आपके पास एक फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। दूसरा फॉर्मूला है समेशन ऑफ, मतलब अंडर रूट में 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, और एक है डी आई में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा चीज कंफर्टेबल है। अब आप सोचना, एज्यूम्ड मीन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कहीं भी एम आ रहा है क्या? एज्यूम्ड मीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो अगर मैं एज्यूम्ड मीन को 6.5 उठा लू, लेट assumed mean is 6.5, इसको मैंने assumed mean उठा लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं DI पर जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो DI क्या होगा मेरा? XI माइनस ए। तो XI माइनस ए का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यस और नो? इसके बाद आपको कहीं ना कहीं डी बार निकालना है, तो एफ आई और डी आई चाहिए। अब आप सोचना कि आपकी कैलकुलेशन इससे इजी हो रही है कि नहीं हो रही है। -9, -14, -22, 0, 85, 64, 24। आपको कहीं ना कहीं एफ आई डी आई स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। यस और नो? इट विल बी योर 27, 28, 22, 0, 85, 128, 72। यस और नो? अब आप देखेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई आ रहा है आपके पास 217, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज 128, समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर इज 362। ओके? अब आपको जो वर्कआउट करना है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई
डी बार का मतलब ये हो गया, तो जो आपका डी बार होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। यहां याद रखना, अगर एक्स आई डेसिमल में नहीं होता तो मैं डी आई की तरफ नहीं जाता। अगर एक्स आई मेरा डेसिमल में नहीं होता तो मैं दूसरी तरफ नहीं जाता, मतलब मैं एज्यूम मीन लेकर के डी आई नहीं लेता। इन दैट केस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और कैलकुलेट कर लो। 362 अपॉन 217 माइनस 128 अपॉन 217 का स्क्वायर, it will comes out as 1.149. DI स्क्वायर। देखो बेटा, ये मत सोचना कि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस आते हैं या इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस आए तो हमें तुरंत कैलकुलेट करना है। जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है उनको फिर ऐसे क्वेश्चंस में नहीं करना होता, लेकिन वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ये तो सिंस मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं पूरा का पूरा डिटेल ले रहा हूं, ठीक है। चले आगे। अब हमारी बातचीत है मीडियन पर। मीडियन मीडियन में क्या होता है, द मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बीच की वैल्यू है मीडियन, क्या है, इट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप अपने गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अभी हमारी बातचीत होगी कि हम मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीडियन को। हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, इफ डेटा इज रॉ अरेंज्ड इन ascending or descending order, let n be the number of observation। अगर n odd है तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th टर्म और आइटम कह लें, टर्म कह लें। जैसे मान लो हम कहते हैं A1 A2 A3 A4 A5, समझो इस चीज को। दिस इज द मीडियन। वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, तो थर्ड टर्म ना, ये थर्ड टर्म कैसे आया, 5 + 1/, इससे बढ़िया सोचने और समझने की चीजें नहीं होती कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले करके ये देख पाओ कि क्या चीज उसमें आ रही है।
चले आगे। If P is even, then median is half of the value of n by 2th term and the value of n by 2 plus 1th term. आइटम कह लो, टर्म कह लो। जैसे आप कहें A1, A2, A3, A4, A5, A6, आइडियली तो मिडिल टर्म कुछ है ही नहीं, इन दोनों को लेकर के उसका हाफ कह दिया। सबसे पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अब हम बात करते हैं A3, मतलब 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म। दिख रहा है? A3 का मतलब यहां से थर्ड टर्म आ जाएगा, A4 का मतलब 3 + 1। इसी चीज को कई बार फॉर्मूलों में n + 2/2th भी कर देते हैं। बच्चा सोचता है क्या आ गया, देख लो ना क्या आ गया। चले आगे। अब बात आती है फॉर ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, डिसेंडिंग पे अपन बाद में बात करेंगे। मीडियन जो है वो L + n/2 - C/F × I है। L क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, N क्या है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, I क्या है, द विड्थ ऑफ द मीडियन। हम इसको कई बार I कहेंगे, कई बार हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H भी कह लो, I भी कह लो, the width of the median class, C है cumulative frequency of the class preceding to the median class। ये क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। चले आगे। देखो, फाइंड द मीडियन of following
डेटा। हमने आपको दिया x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी आपको 8, 30, 40, 12, 10। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ये आप देखें। सबसे पहले हम CF लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने C कहा है, आप CF भी कह सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? ये एज इट इज 8 यहां आ जाएगा, फिर 8 और 38 ऐड होकर 30 ऐड होकर के यहाँ 38 देंगे, फिर इसको ऐड करके मैं यहाँ 78 लिखूंगा। क्या कहा था आपने n को? द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। इसी को आप समेशन ऑफ fi भी कह सकते थे। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट n/2। सबसे पहले n/2 कैलकुलेट होगा। 100/2 is 50। Mark that row in which first time n/2 appears in CF। तो n/2 का मतलब 50 है, तो 50 पहली बार कहां अपीयर हुआ है? इस जगह पे। भाई 38 के बाद 78, तो 50 कहां आया है? 78 में पहली बार। अब आप देखें, अब आपके फॉर्मूले में क्या क्या चीजें थी? L लोअर लिमिट, इसके बाद आपके पास क्या था? C मार्क ड्रॉ के पहले आपके पास H क्या है? क्लास इंटरवल। और आपने F क्या दे रखा था मुझे? F क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन जो आएगा वो इसी में आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 40। मुझे नहीं लगता कि इस एक क्वेश्चन के बाद बहुत सारी कोई चीज कराने की जरूरत रहेगी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट ही तो करना है। और मीडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। मीडियन को इन जनरल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M।
अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बोलो। L पता है, n/2 पता है, C पता है, F पता है, H या I पता है। रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो ऑनलाइन? बस, तो ये भी काम खत्म। मीडियन, चले आगे। अब हमारे पास आता है मोड। मोड को इन जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोड इज that observation whose frequency is greatest. तो भैया गिन लो, 10 मार्क आपको आता ही है। 1 2 3 4, काउंटिंग कर सकते हैं ना कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज योर मोड। इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज फॉर द ग्रुप डेटा। Mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। एक क्वेश्चन आपको मैं ये भी बता दूंगा कि F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। L और H आपको समझ में आ ही रहा होगा। Find the mode for the following data: X F 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 42 to 49. Frequency is 19, 25, 36, 72, 51, 43 and 28. अब सबसे पहली चीज कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की गई है, उसे मार्क कर दो। मार्क दैट इंटरवल इन विच ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अपीयर्स। ये बना मेरा L समझ में आ गया होगा। H is the class interval, 28 minus 21 is 7,
एंड अब सोचो 1 2 3 मतलब नॉट 3 फ्रीक्वेंसीज यूज की गई हैं, F1 F0 F1 F0 F2। तो कोई एक मिडिल आएगा, 1 मिडिल आएगा, 0 उससे पहले आएगा, 2 उसके, यही तो होगा। यह है तुम्हारा F1, यह है तुम्हारा F0, यह है तुम्हारा F2। अब बताओ, वैल्यू रख करके डिवाइड करना सिखाना पड़ेगा मुझे? वो फॉर्मूला अलग हो जाता है। नहीं, वो निकालने को तो है, तो लंबा है, बाद में बता देंगे। भाई हमारे तन्मय ने कहा कि सर अगर दो फ्रीक्वेंसीज दो जगहों पे सेम आ गई तो क्या करेंगे? वो फिर कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे बेटा, पहले हिट में छोड़ देंगे, बाकी मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। चले आगे। अरे कैलकुलेशन तो अपन कर लेंगे, अब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं कराऊंगा मैं। इसके बाद जो एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड हमारे पास चीजें आती हैं, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब ये समझो कि जो मीडियन है दैट इज 2 मीन प्लस मोड बाई 3 मीन्स, समझना, मीन, मीडियन, हम बात करें तो ये 1:2 में डिवाइड करता है। अरे भैया फॉर्मूला लगा दो ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। 1 mod in plus 2 mean divided by 1 plus 2 is median, हाँ या ना? फॉर सिमेट्रिकल डेटा mode is equals to median is equals to mean। जैसे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है तो सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब सेम हो जाते हैं, उसी तरीके की चीज यहां है। अब हम कुछ चीजें नोट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मतलब एक दो चीजें तो याद करने की हैं, बाकी चीजें आप सबको समझने की हैं। नोट कह लो, कुछ प्रॉपर्टीज कह लो। इफ वी ऐड लैम्डा टू एवरी ऑब्जर्वेशन, then mean deviation standard deviation and variance
will not change. अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में लैम्डा को ऐड करें तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं? समझना, मीन डेविएशन क्या था? ओ अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार। सोचना, अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन में लैम्डा ऐड किया है तो एक्स आई में भी लैम्डा ऐड होगा और एक्स बार में भी लैम्डा ऐड होगा, हाँ या ना? जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आएगी, उसमें अंडर रूट ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स आई माइनस एक्स बार में तो लैम्डा लैम्डा कट गया, पक्का ना? नहीं, कई लोगों को इधर उधर हो जाता भैया। मीन डेविएशन एक्स बार न्यू इज समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई न्यू माइनस एक्स बार न्यू। लास्ट टर्म पे हमने बताया था कि मीन डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई चेंज नहीं है तो वेरिएंस पे चेंज नहीं होगा। अब आप सोचना कि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 1 + 2 + 3 अप टू मतलब A1 A2 A3 A4 A5 अप टू A10, इनका मीन डेविएशन 80 है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा A1 + 100 A1 + 101 A1 प्लस मतलब A1 + 100 A2 + 101 मतलब A2 + 100 A3 + 100 A4 + 100 अप टू A10 + 100 का मीन डेविएशन क्या होगा? 80। क्वेश्चन यहां से उठते हैं। अब तक की जो चीजें थी वो नॉर्मल वे में थी ताकि आप चीजों को समझ पाए कि चीजें हो क्या रही हैं। नोट कर लिया ऑनलाइन? यस। अब सोचो कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो मीन डेविएशन लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो सिग्मा स्क्वायर है। बस, दैट विल बी द न्यू प्रॉपर्टी। If we multiply lambda in each observation या data, then mean deviation and standard deviation will be multiplied by lambda, and variance will be multiplied by लैम्डा स्क्वायर। इस चीज को आप यो देख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ लैम्डा एक्स इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स।
चला आगे। थर्ड, by change of assumed mean deviation, standard deviation and variance will not change. एज्यूम मीन पे डिपेंडिंग ही नहीं है। कोई कहेगा सर डेविएशन पर तो बात करते हो आप, वहां भी फॉर्मूला में एम कहाँ, ए कहाँ आया हुआ है, आया है क्या कहीं? बस एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रूफ मैं अभी नहीं दे रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस will change by change of scale. यह आपको याद रखना है। एक अगला फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, उसे भी आपको याद रखना है। ये याद रखना बेटा कि एक बार इस फॉर्मूले में 2000 व्हाट आई थिंक 10 वाज द ईयर, अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो, जब मैं फॉर्मूला लिखा रहा था तो एक बच्चे ने कहा सर आपको लगता है इतना लंबा फॉर्मूला आ सकता है? मैंने कहा बेटा याद रख ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें कहीं कहीं गिवन है। और लकीली उसी साल वो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इसलिए जब आप किसी चीज को करके जा रहे हो और वो इजी है, भले फॉर्मूला डिफिकल्ट सा दिखे, बट आपको उसे याद करना चाहिए प्लीज। If we have first series of n1 terms whose mean is x1 bar and variance is sigma 1 square, and the second series is of n2 terms whose mean is x2 bar and variance is sigma 2 square, then variance of combined series, इसके दो फॉर्मूले हैं। सिग्मा स्क्वायर इज n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर।
इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे याद है दोनों ही n1 और n2 की वैल्यू 5 थी। चले आगे, ऑनलाइन नोट कर लिया? इसमें एक और फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड आया नहीं है, बट ठीक है बेटा, एक बार नजरों के सामने से रहे, ये मैं चाहता हूं। इतने फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूले नहीं है कि आप डायरेक्टली याद रख पाए, तो जाने से पहले एक बार जब फाइनल जा रहे हो उससे पहले एक बार देखा हुआ जरूर होना चाहिए। चले आगे, हम बात करते हैं एक अगले नोट पर, जनरलाइज जीएम और एचएम, जिसके बारे में हमारी बातचीत पहले भी हुई है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन xi is fi, जहां पे वेयर ऑल द xi इज ग्रेटर देन 0, समेशन ऑफ fi जो है वो n के इक्वल है। तो ज्योमेट्रिक मीन जनरलाइज वे में क्या होता था, a1 a2 a3 a2 an होल रेज टू पावर 1 बाई n। तो अगर x1 ऑपरेशन f1 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो वो हो जाएगा x1 रेज टू पावर f1। अगर x1 को मैं f1 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, x1 रेज टू पावर f1। x2 को मैं f2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो x2 रेज टू पावर f2। चलते चलते xn रेज टू पावर fn होल रेज टू पावर 1 बाई। और जो जनरलाइज्ड हार्मोनिक मीन होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाई f1 बाई x1 प्लस f2 बाई x2, चलते चलते fn बाई xn। मीन बड़ा होता है कि रूट मीन स्क्वायर बड़ा होता है? आरएमएस बड़ा होता है फिजिक्स से, या बताओ मुझे, या मीन बड़ा होता है? क्या होता है? आरएमएस बड़ा होता है ना,
अब आप ये सोचना कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टैट में पूछा गया है, और अगर याद नहीं है तो बेटा मतलब अगर पहले नहीं किया हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पर आपको याद आएगा। अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n is greater than equals to summation of xi by n। क्वेश्चन देखें, मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। If we have n observation x1 x2 up to xn such that summation of xi square is 400 and summation of xi is 80, then find the possible value of n। Options are 10, 12, 15, 18। अब ये इतना इजी नहीं था, जितना इजी अभी मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये इतना इजी नहीं था अगर आपको ये याद नहीं है तो। अगर याद नहीं है तो ये मत सोचना कि ये इजी क्वेश्चन है। सो 400 बाई n, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 80 इंटू 80 ग्रेटर देन इक्वल टू कह लो n इंटू n। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। In that case, your answer is 18. Is it okay? कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के रूप में आप याद करें। ये सब हम निकाल सकते हैं बेटा। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपका x बार होगा n प्लस 1/2, variance is n square minus 1/12, standard deviation is the square root of variance। अब आप सोचना कि क्वेश्चन कहां होगा। वो कहेंगे फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो n स्क्वायर माइनस 1/12, वेरिएंस खत्म। वो कहते हैं, अब तुम्हें सोचना होगा प्लीज, वो कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ
तो मैंने ये भी बताया आपको कि शिफ्ट करने से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीके से आपने 1 2 3 4 में 1000 ऐड ही तो किया है। अरे हाँ या ना? आप सोचें, अगर मेरे पास n को 100 रखो, 100 रखते ही वेरिएंस क्या आ गया? 100 मतलब कि 10,000 माइनस 1/12 मतलब 9,999/12। वही वेरिएंस इसका है। क्यों? क्योंकि सारे डेटा में लैम्डा ऐड करने से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता। अब सोचना कि क्वेश्चन कहां से कहां उठाया जाए। इन जनरली बच्चे इसका निकालते रहेंगे जबकि क्वेश्चन पूछा गया है वहां से। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बातें दिमाग में रखने की। नो डाउट हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हम लगभग अपने थ्योरी के एंड पे हैं और अब आप अपनी एक्सरसाइज शीट भी करेंगे। मैं उसे डिस्कस भी करूंगा और कुछ अलग क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अब आपको एक बार दिमाग तो लगा लेना चाहिए प्लीज। सेकंड है फॉर सीरीज। अब ये एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus n-1d. Your x bar is a plus n-1d by 2. Variance n square minus 1 d square by 12. Standard deviation is root of variance. अरे भैया x बार कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल द थिंग। इन सब का सम निकालो और n से डिवाइड कर दो। सारे फॉर्मूले तुम कैलकुलेट कर सकते हो। चले आगे। थर्ड, for series a plus d, a plus 2nd, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ, वहां n थे, यहाँ है आपके पास 2n plus 1. योर x bar is nothing but a plus nd. Variance is sigma square is n plus 1 upon 3d square, and mean deviation is n plus 1 upon 2n plus 1 mod d. चले आगे। हाँ, इसमें जब अपन रखेंगे ना बेटा, सब आएगा। कैलकुलेशन करेंगे ना, कुछ तो कैलकुलेशन करेंगे। तुम सारे फॉर्मूलों को प्रूफ करना, मैं सब कुछ बता दूं। अभी तो ये एज अ रिजल्ट याद भी रखना है। वंश जो है यहां से दिल्ली गया 40 किलोमीटर पर आवर से और वापस लौटा सेम पाथ से 60 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे पूछी जा रही है एवरेज स्पीड। नहीं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। भाई साहब, मैम, बेटी, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ये हार्मोनिक मीन से चलती हैं चीजें। सोचो v1 v2 होता है तो ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या आता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपके वंश ने 2d, और जाते वक्त टाइम t1 लिया और आते वक्त टाइम t2 लिया है। तो t2 जो है, t1 जो है दैट इज d बाई वी 1। t2 कितना है? अब तुम्हें यह हार्मोनिक मीन नजर आता है कि नहीं आता है? अभी अपन ने यही कहा था ना फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, तो टोटल n अपॉन ये। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये एवरेज स्पीड।